हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आज हम सब आपके बीच लेकर के आए हैं, आज आपके बीच सोशल साइंस का जो सेंटर परीक्षा जो सेंटर एग्जामिनेशन क्लास 10 की हुई है, उनके सोशल साइंस के सारे MCQs यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को जितने भी विद्यार्थी जो भी हैं सेंटर परीक्षा दिए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि सेंटर परीक्षा के क्वेश्चंस ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत सारे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सेंटर परीक्षा के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से उनको याद करके क्लियर करके आप जरूर जाएँ बोर्ड एग्जाम में। इनसे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का जितना भी क्वेश्चंस MCQs बने हैं, ये टोटल 80 क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस का इसमें दिए हुए हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जबकि मैं आपको इनमें पूरे 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं आपके बीच में। तो आपने आंसर्स क्या बनाया है, और यहाँ पे मैं आंसर सारे करेक्ट आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, और आप इससे मिला लेंगे आप अपना आंसर शीट को भी। इनसे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं और इसे आप जरूर याद कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो है सोशल साइंस सेट नंबर ए था आप लोग का, जो कि 2 घंटे 45 मिनट का इसमें समय दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें 40 आपको बनाने हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन है कि ला मार्शले। पहला क्वेश्चन आपको ला मार्शले का राष्ट्रगान क्या है। ला मार्शले किस देश का राष्ट्रगान है। तो ला मार्शले की बात करें तो यह किस देश का राष्ट्रगान है, तो ला मार्शले आपको जो है ना फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगर आपने फ्रांस लगाया बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। ला मार्शले फ्रांस का राष्ट्रगान है, याद रखेंगे। और हमारे भारत का राष्ट्रगान आप सभी जानते हैं, जन गण मन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस संधि के द्वारा, क्वेश्चन आपको किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्रीय स्थापना हुई। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो 2 नंबर का आंसर बताए। तो ये कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा जो है आपको स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो नई आर्थिक नीति की बात करें, यह कब लागू हुई। तो नई आर्थिक नीति 3 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। ये 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। उस समय में आपको नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में जो है आपको बात करें तो इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो 4 का जो आपका आंसर होगा वो है रॉबर्ट ओवन। इसे इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मेंशेविक दल के नेता कौन थे। तो बात करें मेंशेविक दल के नेता की बात करें तो 5 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का आपका मेंशेविक दल के नेता कौन हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा C नंबर आपका करंस्की जो है मेंशेविक दल के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो इसकी बात करें तो 6 नंबर का आपका आंसर होगा A, यानी हो ची मिन्ह के अध्यक्षता में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पाथेट लाओ का संबंध कहाँ से है। पाथेट लाओ की बात करें तो इसका संबंध है हिंद चीन से। कहाँ से है, हिंद चीन से। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच बात करें तो ये आपको पूना समझौता हुआ था। कौन समझौता, पूना समझौता। आंसर B हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था। तो एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था। 9 का आंसर हो जाएगा आपका C, इन्होंने पावरलूम का आविष्कार किया था। किसका किया था, पावरलूम का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया। थोड़ा सा इसमें ब्लर आ गया, कोई बात नहीं। तो मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया, मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ आपको। 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का आपको प्रकाशन किया, मीरात उल अखबार। अगले क्वेश्चन देखते हैं विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था वो था 11 नंबर का आपका आंसर C, यानी काउंट काबूर को उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो किनके विचारों से प्रभावित था। तो वो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। 12 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, क्योंकि वो हिगेल के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो भूमि शांति और रोटी का नारा की बात करें तो ये आपको किसने दिया, ये लेनिन ने दिया था। 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा A, भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक आपको रूसो हैं। कौन है, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। इंडियन प्रेस एक्ट की बात करें तो यह कब पारित हुआ। 15 नंबर का आपका आंसर होगा C, 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कौन सा समझौता था जिसमें वियतनाम 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो वो था आपका इसमें 16 नंबर का आंसर हो जाएगा B, यानी जेनेवा समझौता में वियतनाम 2 हिस्सों में बढ़ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की बात करते कहाँ की गई थी। 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा C, यानी जर्मनी में की गई थी। कहाँ की गई थी, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दिया। किसने नाइट की उपाधि त्याग दी।
जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी? 18 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी गाइडिनल्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बात करते हैं रानी गाइडिनल्यू ने कहाँ अपने आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये आपको नागालैंड एवं त्रिपुरा। 19 नंबर का जो आपका आंसर होगा सी हो जाएगा, नागालैंड और त्रिपुरा में इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव की बात करें तो 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1929 लाहौर में इसका प्रस्ताव पास हुआ था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि बंगाल विभाजन क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? तो बंगाल विभाजन की बात करें तो यह कब वापस लिया गया? तो यह बंगाल विभाजन जो हुई थी 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन, जबकि इसे वापस लिया गया था आपको 1911 में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था, यानी वापस लिया, वही बोला जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है? तो सबसे कम उर्वरता वाली मिट्टी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सबसे कम उर्वरता किस में होगी? तो 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। इसमें सबसे कम उर्वरता होती है, मतलब सबसे कम उपजाऊ होती है लेटराइट मिट्टी, जिसे ईंट वाली मिट्टी कहा जाता है। इसमें फसल बहुत कम उपजती है, ना के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न में से कौन सी उच्च कोटि के लो अयस्क हैं? तो उच्च कोटि के लो अयस्क कौन है निम्न में से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैग्नेटाइट जो होता है, सबसे ये उच्च कोटि के लो अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, है ना। तो आपको मैग्नेटाइट जो है सबसे उच्च कोटि के लो अयस्क हैं। उसके बाद निम्न कोटि के लो अयस्क में आपको सबसे ज़्यादा सिडेराइट होते हैं, और ये भी हेमेटाइट भी इसका प्रकार है, लेकिन सबसे उच्च कोटि के लो अयस्क आपको मैग्नेटाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो क्वेश्चन 24 नंबर का बात करें तो यह जो है आपको जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। कहाँ है? जामनगर में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो 25 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि सागरीय सतह को आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, सागरीय सतह को। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बाढ़ का देश की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है वो बांग्लादेश में आती है, क्योंकि बांग्लादेश बात करें तो आपको ज़मीनी लेवल पे ये सबसे नीचे है, और जितनी भी नदियाँ लगभग आती है आपको ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये दोनों की संगम जो है बांग्लादेश में ही होती है, और वहाँ से मिल करके ये गंगा नदी आपको जो है जमुना के नाम से ये गंगा नदी आपको जा करके गिर जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो बांग्लादेश में कह सकते हैं कि जितनी भी ढलान जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में ही है, और इसे बाढ़ का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। जबकि पहला नंबर पे बांग्लादेश नहीं आता है बाढ़ के रैंक में, और दूसरा नंबर में हमारा देश भारत आता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि बाढ़ का कहर बरपाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको उड़ीसा वाले राज्य में पड़ता है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन को देखिए तो सागर सम्राट क्या है? तो बात करें सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट आपको एक ड्रीज जलियान है। क्या है? ड्रीज जलियान, यानी कि आप कह सकते हैं इसे ड्रिल शिप है सागर जलियान। 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 29 नंबर, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के जो है उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्न में से तेल शोधक कारखाना नहीं है, कौन सा इसमें से जो है तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो आप सभी जानते हैं इसमें जो तेल शोधक कारखाना, सूरत कोई भी तेल शोधक कारखाना नहीं है, जबकि मथुरा में भी है, जामनगर में भी है, और हल्दिया में भी है। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूरत में कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो कौन सा इस्पात केंद्र है जो समुद्र तट के निकट है? तो आप सभी जानते हैं कि विशाखापत्तनम जो इस्पात केंद्र है ये समुद्र तट के निकट है, यही लो इस्पात केंद्र मतलब है, कह सकते हैं बहुत सारा बड़ा केंद्र है ये इस्पात का, जो कि बंदरगाह भी एक है। 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 32 नंबर में निम्न में से कौन व्यापारिक फसल का मतलब होता है कि जिसे आप व्यापार के उद्देश्य से खेती करते हैं उसे व्यापारिक फसल कहते हैं। तो 32 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि चाय भी आपको व्यापार करने के उद्देश्य ही किया जाता है। चाय लोग ज़्यादातर घर में बहुत कम ही यूज करते हैं, मतलब कि जो भी खेती कर रहे हैं क्या वही बहुत ज़्यादा यूज़ थोड़ा करेंगे अपने घर के लिए, तो इसलिए इसे व्यापार के उद्देश्य से चाय की खेती होती है। कहवा की भी खेती व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, उसके अलावा रबड़ की भी खेती व्यापार के उद्देश्य से। तो आपका जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित है? तो वायुयान उद्योग की बात करें तो इसका पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित है? 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी बेंगलुरु में आपको इसका स्थापित है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? इसमें कौन सा आर्थिक क्षेत्र है जो सबसे पहले स्थापित किया गया था? 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कांडला जो है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सबसे पहले स्थापित किया गया था।
आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो बात करें पूर्व रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इसका मुख्यालय है कोलकाता। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। तो ज्वार की बात करें तो सबसे अधिक ज्वार की खेती आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में ज्वार खेती सबसे अधिक होती है, जहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा प्रयुक्त होती है, वहाँ पे ज्वार खेती ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है। तो इनमें से आपको कौन सा सामुदायिक संसाधन है, 37 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा पंचायत भवन जो है ये सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब जो सब लोगों के लिए होता है उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भूसंकलन प्रबंध क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है। भूसंकलन प्रबंध क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या होता है, उचित है, अनुचित है, लाभकारी या अनुपयोगी है। 38 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, अनुचित। क्योंकि आप जानते हैं कि भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना काफ़ी अनुचित है। वहाँ पे कभी भी भूस्खलन की समस्या होगी और मकान गिरेंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ सकती है। जो लोग होंगे वो तो उनको तो नुकसान होगा, साथ साथ बहुत सारी जो है परेशानियाँ और भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बात करें हम प्राकृतिक आपदा की तो इसमें चक्रवात है, भूस्खलन है, भूकंप है, इनमें सभी ये सभी आपको प्राकृतिक आपदा है। 39 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन 40 नंबर का जो है आपका ऑप्शन घाटशिला, जमशेदपुर, रायपुर, जादूगोड़ा। तो 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, घाटशिला में सबसे पहले स्थापित किया गया था। तांबा प्रगलन संयंत्र को सबसे पहली बार स्थापित किया गया था भारतीय तांबा निगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में आते हैं हम लोग कि निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो आप सभी जानते हैं कि कोयले की किस्म में जो है सबसे बेस्ट होती है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होती है 41 नंबर का। लेकिन आपको जो है सबसे कम मात्रा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो सबसे बेस्ट होती है, और कार्बन की मात्रा सबसे अधिक आपको एंथ्रासाइट में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे कम जो होती है उसमें पीट में होती है। किसमें होती है, पीट में। तो पीट जो है सबसे लो किस्म का कोयला कह सकते हैं, और कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है आपको पीट में, जबकि एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार ये कोयले का सारा प्रकार है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत की बात करती है 1973 में हुई थी। 42 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी इसका 1973 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो वो मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा वो ज़्यादा जल से घिरा हुआ है, इसलिए उसको जलमग्न मतलब जल गोलार्ध कह सकते हैं। आप दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, जल गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 1973 से पूर्व कर्नाटक के किस नाम से जाना जाता है। 1973 से कर्नाटक को जो है ना मैसूर के नाम से जाना जाता है। 1973 से मैसूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो बात करें तो पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो पंचायत सचिव की बात करें तो 46 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो ए, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है, पंचायत सचिव की नियुक्ति। अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है। तो बेल्जियम में जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग बात करें तो कौन सी भाषा बोलता है। 47 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, वो डच भाषा बोलते हैं सबसे ज़्यादा। अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है। तो निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है। तो 48 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कानून व्यवस्था आपको संघ सूची का विषय नहीं है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो 49 नंबर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, लिच्छवी जो है वैशाली में स्थापित हुआ था। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर का है दल बदल कानून में से किस पर, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल की बात करें तो 50 नंबर का आपका आंसर होगा बी, यानी कि सांसदों के विधायकों पर यह ज़्यादातर लागू होता है दल बदल कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो नगर पालिका के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो इसका बात करें तो 51 नंबर का आपका आंसर होगा सी, 12वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में इसे इसका उल्लिखित है नगर पालिका की कार्य क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई।
तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बोले तो सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो 52 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा नागौर, यानी कि बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कि नागौर से इसकी शुरुआत हुई पंचायती राज प्रणाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई, तो नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, 54 नंबर का आपका आंसर होगा बी, यानी कि 1945 में नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की बात करें 55 नंबर का आपका आंसर होगा ए, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। और अभी तो जो है इसके जो है मतलब पार्टी के सदस्य हैं मायावती। तो बहुजन समाज पार्टी के उससे संस्थापक की बात करें तो कांसीराम है। कौन है, कांसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्न में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है, तो कौन सा ऐसा कानून है जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है, 56 नंबर का आपका आंसर होगा बी, सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की बात करें तो किसे माना जाता है, इसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की बात करें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको प्रेस को माना जाता है। किसे माना जाता है, प्रेस को। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1956 मतलब 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तो 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तो इसकी बात करें तो 58 नंबर का आपका आंसर होगा बी, इसको 14 मतलब कि 14 आपको राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था 1956 में, जिस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे गठित किया गया था। उस समय कितने आपको 14 जो है मुख्य रूप से राज्य थे और 6 आपको केंद्र शासित प्रदेश थे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 59 नंबर का आपका आंसर होगा सी, यानी 1977 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रणाली किस देश में है, एक दलीय प्रणाली किस देश में, तो 60 नंबर का आपका आंसर होगा ए, यानी चीन में है। किस में है, चीन में। इसके बाद आपको क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चला गया, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की बात करें किसके द्वारा चलाया गया, 61 नंबर का हो जाएगा सी, यानी महिलाओं द्वारा चलाया गया ताड़ी विरोधी आंदोलन। अगला क्वेश्चन निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है, निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो 62 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, ग्राम कचहरी जो है पंचायत की व्यवस्थापिका है। इसके बाद है निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, नागालैंड, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है, तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 64 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो बैंकिंग को किस क्षेत्र में हम शामिल कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं, तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसे तृतीयक क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं बैंकिंग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश के स्थान सबसे ऊपर है, मतलब सर्वोपरि है, तो कौन सा देश मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सबसे आगे है, तो 66 नंबर का आपका आंसर होगा बी, यानी नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि में सबसे आगे है, सबसे पहले रैंक पे है। अगले क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है, आर्थिक विकास के माप का सबसे उचित सूचकांक की बात करें तो सबसे उचित सूचकांक क्या है आर्थिक विकास की माप का, तो 67 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये है प्रति व्यक्ति आय, मतलब आर्थिक विकास की माप के सबसे उचित सूचकांक क्या है, तो वो प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, सी नंबर का आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष की बात करें तो 68 नंबर का आपका आंसर होगा बी, प्रोफेसर पीसी महिलानोबिस जो है ना राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, तो निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, तो 69 नंबर का जो आपका आंसर होगा सी, मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो बात करें तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है, सिंगापुर की मुद्रा आपको
डॉलर है। क्या है? डॉलर, सिंगापुर की मुद्रा हो जाएगी। 17 नंबर का आपका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? प्राथमिक सहकारी समिति की बात करें तो वो किस प्रकार की वित्त प्रदान करती है? क्वेश्चन 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी वो अल्पकालीन साख समिति प्रदान करती है। अल्पकालीन आपको साख समिति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि सामान्यतः और बड़े व्यापारी द्वारा खुलवाया जाता है, वो होता है आपको कौन सा खाता? तो इसमें 72 नंबर का जो आपका आंसर होगा ए, यानी चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा खुलवाया जाता है सामान्यतः व्यापारियों द्वारा। अगले क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो 73 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो कृषि क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो बात करें तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 74 नंबर का आपका आंसर होगा सी, 2004 में शुरू किया गया। काम के बदले अनाज का कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या गैर आधारभूत संरचना का अंग है? तो आपको 75 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि शिक्षा जो है आपको गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। अगली क्वेश्चन है कि सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? तो सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? ऑप्शन है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि उसका निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है और उदारीकरण भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 77 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? 78 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो 79 नंबर का आपका आंसर होगा सी, नीति आयोग। वर्तमान में आर्थिक नीति का निर्धारण यही नीति आयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली, क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? तो वो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। इस प्रकार ये जो है आपको सेंटर परीक्षा के सारे एमसीक्यू साथ जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ, और आप सभी को यह इस वीडियो से जितने भी फायदे मिल रहे हैं, मुझे आशा है कि आप सब इनका लाभ ले रहे होंगे। और आप सभी को अगर हमारी इस वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।